वेलकम क्रैकर्स। आज जो है हमने हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो कुछ बच्चों की काफ़ी डाउट्स रह जाती हैं। तो उस चक्कर में मैंने एक वन शॉट रिवीजन लिया है आज, ठीक है। किस चीज़ का रिवीजन होगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का। मतलब बार बार अलग अलग वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इसी में करवा दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी को डिटेल में देखना है तो उनके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। प्लेलिस्ट है, पूरी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ही है वो प्लेलिस्ट, ठीक है। तो अभी जो है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, यानी माउथ से लेके एनस तक सारे के सारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इस एक ही लेक्चर में कवर कर दिए जाएंगे। तो हो सकता है ये लेक्चर 30 से 40 मिनट की हो जाए। अगर डिटेल में किसी को पढ़ना है तो वो इस प्लेलिस्ट में जाए। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। फिर उसके बेसिक क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वे। फिर डाइजेशन इन स्टमक, इंटेस्टाइन, इसोफेगस के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर, टीथ के अबाउट, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स वन शॉट रिवीजन में हम कवर करेंगे आज। तो अभी डायरेक्ट टॉपिक पे ही चलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइजेशन होता क्या है। क्या पता होना चाहिए कि डाइजेशन क्या होता है? देखो, ये हिंदी में बोलते हैं हाजमा, कि अगर किसी का हाजमा अच्छा है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अच्छे से उसके खाने को डाइजेस्ट कर पा रहा है और उसका इंटेस्टाइन वगैरह, किडनी वगैरह, लीवर वगैरह ये सब अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। और वो ऐसा बंदा जिसका डाइजेशन ठीक है वो हमेशा एक्टिव रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसे आलसी आलसी नहीं रहेगा, एक्टिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि प्रॉपर एनर्जी फॉर्मेशन उसकी बॉडी में हो रही है, प्रॉपर डाइजेशन उसका हो रहा है, ठीक है। डाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए, ठीक है, हमें एनर्जी मिलेगी ना, ऐसे नहीं होता। डाइजेशन का मतलब होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फिर प्रोटीन, फिर फैट्स, ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारा बॉडी इनको एज़ इट इज़ इसी फ़ॉर्म के अंदर यूज़ नहीं करता। यानी हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, पर वो कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ नहीं कर सकता। प्रोटीन की ज़रूरत है, पर प्रोटीन को यूज़ नहीं कर सकता। फैट की नीड है, पर फैट को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अब इन चीज़ों की नीड है, पर यूज़ नहीं कर सकता। इसीलिए हमारी बॉडी को डाइजेशन की ज़रूरत होती है। अब डाइजेशन करता क्या है? वो इन चीज़ों को जो है वो कन्वर्ट कर देता है यूज़फुल थिंग्स में। जैसे कार्ब्स को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज़ में, ठीक है? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में, फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में, ठीक है? तो इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो, डाइजेशन करता क्या है? इन तीनों चीज़ों को इस फ़ॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको ही हम डाइजेशन बोलते हैं। अब ये तीनों चीज़ें जो डाइजेस्ट होके मिली है ना हमें, ग्लूकोस, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, ये हमारी बॉडी के डायरेक्ट यूज़ में आते हैं, ठीक है? ग्लूकोस जो है वो डायरेक्ट एनर्जी बनाता है, कार्बोहाइड्रेट इनडायरेक्ट एनर्जी देता है। पर जब वो ग्लूकोस में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो डायरेक्ट एनर्जी की तरह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है? अब देखो ये कन्वर्ट कैसे होते हैं? डाइजेशन के थ्रू होते हैं। फिर कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारे, एंजाइम्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों को इसके अंदर कन्वर्ट करने में। ओके? दैट मीन्स जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह हैं, ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड में रिस्पेक्टिवली। ठीक है? किसके थ्रू ये कन्वर्ट होते हैं? एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है? एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायोकैटालिस्ट होते हैं, बायोकैटालिस्ट। अब बायोकैटालिस्ट क्या होते हैं? उससे पहले कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, ऐसी चीज़ होती है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देती है। रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देती है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में कर देती है रिएक्शन को, बिना उस रिएक्शन को चेंज करे और बिना खुद की प्रॉपर्टी को चेंज करे। वो होता है कैटालिस्ट। ठीक है? तो जो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम मिलते हैं, वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं जो इस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। अब इनके ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट को जो ग्लूकोज में चेंज करता है, उसको हम बोलते हैं टाइलिन, ठीक है? पेप्सिन जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में, लाइपेज जो फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है। अभी स्टार्टिंग में लग रहा है जैसे ये याद नहीं होंगे, पर जैसे-जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा ना, इनकी ट्रिक्स वगैरह बता दूँगा मैं, तो ईज़िली याद रह जाएगा। ठीक है? फिर हमने देखा था कि जैसे जो ये होता है ना हमारा ये स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो उसके कुछ
पार्ट होते हैं, जैसे ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है, ठीक है? एनस जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है? माउथ जो है वो इनटेक का काम करता है, यानी सबसे पहले खाना माउथ में ही इनटेक हुआ। तो ये जो होता है ना माउथ से एनस तक होता है, डायरेक्ट नहीं होता ये एलिमेंट्री कैनाल बनाता है हमारा, ठीक है? तो जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, कैनाल एलिमेंट्री कैनाल, ये लगभग 9 से 10 मीटर की होती है। पर अगर दोनों ऑप्शन में आए ना क्वेश्चन पेपर में, तो 9 हमारी 9 मीटर बिल्कुल करेक्ट रहेगी। यानी कि 9 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है ये, मीटर है, ना ही किलोमीटर वगैरह है। काफ़ी बार ऐसे यूनिट्स ही चेंज करके दे देते हैं, दे देगा, जैसे मीटर दे दिया, मिलीमीटर दे देगा, सेंटीमीटर दे देगा, डेसीमीटर दे देगा। अब कई काफ़ी बच्चों को तो पता ही नहीं होता इनमें रिलेशंस क्या है ना? तो वो भी करवा दूँगा मैं। जैसे डेसीमीटर है, पर इसके अंदर जो है ना एलिमेंट्री कैनाल वो हमारी 9 मीटर की होती है, और एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है? ये होती है माउथ से लेके एनस तक, ठीक है? फिर एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि माउथ से लेके एनस तक जो एलिमेंट्री कैनाल है वो नंबर वाइज़, मतलब पहले कौन-सा असेंडिंग ऑर्डर में, सेकंड कौन-सा, थर्ड कौन-सा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वो ऐसे है, जैसे पहले हो गया माउथ, माउथ के बाद आता है हमारा बक्कल कैविटी, उसके बाद आता है हमारा फेरेंक्स, फिर आएगा हमारा ईसोफेगस, ठीक है? ईसोफेगस के बाद आएगा हमारा स्टमक, ठीक है? स्टमक, अब देखो स्टमक के बाद आएगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। इनको डिटेल में बताऊंगा, एक बार बस देखो उसकी प्रोसेस क्या रहता है। हमारे फूड कौन से पाथ को यूज करते हुए डाइजेशन शो करता है, ठीक है? फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा रेक्टम और एनस। एनस याद आएगा डायरेक्ट, रेक्टम तो इसी का पार्ट है, ठीक है? तो माउथ जो है, माउथ स्टार्ट कर दिया है मैंने कि कौन सा क्या काम करता है। माउथ जो है, यहीं तो हम खाना सबसे पहले माउथ में ही तो रखते हैं, यानी इनटेक कहाँ से हुआ? माउथ से। फिर माउथ से गया बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से गया फेरेंक्स में। अब देखो काफ़ी बार कंफ्यूजन रहती है माउथ और बक्कल कैविटी में डिफरेंस क्या है? माउथ तो हमारा पूरा मुंह हो गया, जिसके अंदर टंग भी आएगी, जो हमारी चिक होती हैं वे भी आएंगे, हमारे टीथ भी आएंगे, हमारी टंग भी आएगी, टंग के ऊपर नीचे वाले ताल होते हैं ना, वे दोनों भी पार्ट, ठीक है? तो वो सारा पोर्शन जो है वो माउथ के अंदर कवर हो जाता है। फिर आती है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी सिर्फ हमारे दांत, हमारे टीथ, हमारी टंग और थोड़ा-सा उसके साइड वाला पार्ट, बस यही होता है हमारा बक्कल कैविटी के अंदर। बाकी सारा पोर्शन माउथ का होता है, ठीक है? तो डाइजेशन के अंदर पहले माउथ आता है, फिर बक्कल कैविटी आता है, फिर फेरेंक्स आता है। फिर एक क्वेश्चन रहता है कि फेरेंक्स है क्या? ठीक है? फेरेंक्स, जैसे हमने बक्कल कैविटी से खाना खाया, खाना खाते टाइम है ना, जो हमारा जो देखो जैसे हमने खाना खाया माउथ के अंदर रखा, अब ये हमारा माउथ हो गया, मान लो ये माउथ है। अब यहाँ से 2 पाइप्स होते हैं, 2 पाइप, एक तो हो गया हमारा फूड पाइप, एक हो गया हमारा ये जो साँस लेते हैं ना हमारा विंड पाइप, ठीक है? साँस लेते हैं, हमारी विंड पाइप जो है वो तो लंग्स से कनेक्टेड होती है, हमारे फेफड़ों से, और ये जो है फूड पाइप ये हमारे स्टमक से कनेक्टेड होती है। ठीक है? तो इसी को जो ये है ना पाइप्स, इन्हीं को हम फेरेक्स बोलते हैं, फेरेंक्स। फिर फेरेंक्स आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो हो गया फूड पाइप, एक हो गया हमारा विंड पाइप। फिर क्वेश्चन आता है, जैसे हमने खाना खाया, तो क्या गारंटी है वो हमारे फूड पाइप में ही जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा? तो उसको देखता है, हमारी एक लेयर होती है एपिग्लोटिस। ये इंपॉर्टेंट आ गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? एपिग्लोटिस एक ऐसी चीज होती है जो फूड पाइप को विंड पाइप से अलग अलग कवर कर लेती है। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाते टाइम जो है ना वो विंड पाइप को कवर कर लेगी, एपिग्लोटिस कवर कर देगी विंड पाइप को, तो हमारा जो खाना है ना वो फूड पाइप में ही जाएगा, एंटर करेगा फूड पाइप में ही, ठीक है? तो फूड पाइप का नाम क्या है? ईसोफेगस, ठीक है? फिर ईसोफेगस में फूड आएगा। फिर फूड, हमारा डाइजेशन चल रहा है, डाइजेशन, हमने खाना मुंह में रखा, मुंह के बाद वो बक्कल कैवी के थ्रू फेरेंक्स के अंदर, इसोफेगस के अंदर आ गया। फिर पार्ट आया हमारा स्टमक का, यानी पेट के अंदर चला गया, पेट के अंदर हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है? फिर बारी आती है खाना जो पेट के अंदर जितना डाइजेस्ट होना था हो गया, मोस्ट डाइजेशन तो हो ही जाता है यहाँ पे। फिर जो डाइजेशन बच गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिर 3 पार्ट होते हैं हमारे, एक तो डिडेनम बोलते हैं, एक पार्ट को जुजेनम बोलते हैं, और एक पार्ट को बोलते हैं इलियम, ठीक है? फिर जो इलियम वाला पार्ट है इसके अंदर विलाई होते हैं, विलाइज,
विलाइज़ क्या काम करते हैं, जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उन सबको एब्ज़ॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है? इस इन दोनों को हम आगे चल के पढ़ेंगे कि डुडेनम क्या काम करता है, जुजेनम क्या काम करता है। डुडेनम सी टाइप का होता है, मतलब सी शेप का होता है, जो स्टमक को इंटेस्टाइन से जहाँ कनेक्ट होती है ना, जैसे ये हमारा स्टमक हो गया, ये हमारी इंटेस्टाइन से कनेक्शन हो गया, तो जहाँ से कनेक्शन होता है ना वो सी शेप वही होता है हमारा डुडेनम, ठीक है? फिर वहाँ से आगे इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? फिर आता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मार्क के शेप क्या होता है, क्वेश्चन मार्क के शेप का, ठीक है? ऐसे होता है ये, ठीक है? बिल्कुल इसी शेप का होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो होती है ना इसको बोलते हैं कोलन, कोलन सही है। ये हो तो होगी हमारी ट्रांसवर्स कोलन, यानी असेंडिंग कोलन होगी, ये होगी हमारी ट्रांसवर्स कोलन, ये होगी हमारी डिसेंडिंग कोलन। जो आगे बढ़ रही है असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, फिर रेक्टम और फिर एनस। रेक्टम, एनस, एनस के थ्रू हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर। तो आई गेस इतने में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है ना तो मैंने ये करवा रखा है हमारी लेक्चर सीरीज, उसके उसके अंदर लेक्चर सीरीज में आप देख सकते हैं। पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेजर मेजर जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना वो सारा यही है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे माउथ, बक्कल कैविटी। ठीक है, तो हमने देखा माउथ, माउथ के बक्कल कैविटी वाले पार्ट में चलते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर तीन चीजें होती हैं, टिथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। अब इससे समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया। टीथ के ऊपर क्वेश्चंस काफी टाइम देखे जा चुके हैं, जैसे टाइप ऑफ टीथ कितने होते हैं, ठीक है, फिर टीथ के काम क्या होते हैं। अब पहले हम टीथ को ही देख लेते हैं। तो अब हमारा अब वाला टॉपिक हो गया टीथ। ठीक है, हमारे ह्यूमंस के अंदर कितने दांत होते हैं? एक अडल्ट के अंदर तो होंगे 32 दांत। ठीक है, बच्चों में कितने होंगे? मिल्क टीथ कितने होंगे हमारे? मिल्क टीथ, बच्चों में होते हैं ना मिल्क टीथ, तो मिल्क टीथ होते हैं हमारे 12, 20 होते हैं, 20, 12 परमानेंट टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ, परमानेंट हो गए हमारे 12। तो ओवरऑल कितने हो गए? 32, यानी अडल्ट के अंदर 32 दांत होते हैं, बच्चों के अंदर होते हैं 20, यानी कि मिल्क टीथ जो दूध के दांत होते हैं ना, जो टूट जाते हैं गिर जाते हैं, वो हो गए हमारे 20। और फिर परमानेंट कितने हो गए हमारे? 20। ठीक है, फिर आते हैं हमारे टाइप्स। टाइप्स, 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे। याद कैसे रख सकते हैं? आई सी पी एम, यानी कि मैंने पीएम को देखा। आई से इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन। पी से हो गया हमारा प्रीमोलर, फिर हो गया हमारा मोलर, मोलर। ठीक है, इंसीजर, इंसीजर क्या काम करता है? ये कटिंग, कटिंग का काम करता है। ठीक है, कटिंग का मतलब काटने का काम करता है। जैसे तुम सेब खाते हो, एप्पल खाते हो, तो बाइट करते हो ना, तो स्टार्टिंग के जो दांत यूज होते हैं वे होते हैं इंसीजर्स। फिर होते हैं कैनाइन, कैनाइन होते हैं टीयरिंग और बियरिंग का काम, यानी कि चीर फाड़ करने का काम। जैसे तुमने देखा होगा हंटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग, वाइल्ड डॉग हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब के है ना स्टार्टिंग के जो दांत होते हैं ना, 4 दांत, वे कुछ इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के, है ना? यहाँ पे और दांत हो गए, ये अपर जा में, ये लोअर जा में, ऐसे दांत होते हैं ना। तो ये जो 4 दांत हो गए ना, ये जो काफ़ी ज़्यादा पैने होते हैं, 4 से 4 दांत जो जो बाहर से दिख जाते हैं, ये होते हैं हमारे कैनाइन, जो कि मांस को फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है? तो वो हो गया कैनाइन। फिर हो गया प्रीमोलर और मोलर, इन दोनों का काम होता है ग्राइंडिंग का। यानी कि ये जो भी फूड खाएँगे ना, उसको पीसेंगे, उनको चूरा-चूरा बना देंगे, बिल्कुल ही सलाइवा में मिक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटे-छोटे ग्लोबुलर फॉर्म के अंदर तोड़ देंगे, ग्राइंड कर देंगे। जैसे हमारे चाका अट्टी ये आटा चाकी होती है, ठीक है? आटा को पीसने वाली चक्की होती है। ये गेहूँ को ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक-बारीक फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है? तो ये जो पाउडर फॉर्म होता है ना, ग्राइंडिंग करके उसी वही जो ग्राइंडिंग का काम है ना, प्रीमोलर और मोलर ये दोनों एक ही फंक्शन शो करते हैं। कौन-कौन क्या फंक्शन शो करते हैं? ग्राइंडिंग का, पीसने का फंक्शन शो करते हैं, ठीक है? अब जैसे ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स, अब कुछ क्वेश्चन्स आएँगे जो टीजीटी में पूछे जा चुके हैं पहले, एसएससी में भी पूछे जा चुके हैं। क्या हैं? इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? जैसे पहले जो ह्यूमन्स है ना, उनको डाइफोडेंट बोला जाता है, डाइफोडेंट, डाइफोडेंट।
डाइफोडेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारी लाइफ टाइम में 2 बार दाँत ग्रो करते हैं। एक बार तो बचपन में आते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, जिनको दूध के दाँत बोलते हैं। फिर टूटने के बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो 2 बार दाँत आते हैं, इस वज़ह से हमें डाइफोडेंट बोला जाता है। फिर हमें बोला जाता है थैकोडेंट, थैकोडेंट। थैकोडेंट बोले तो ये जो मसूड़े होते हैं ना हमारे गम्स, ठीक है? गम्स के अंदर हमारे दाँत फँसे हुए होते हैं, यानी कि पहले गम्स होंगे, गम्स के ऊपर दाँत होंगे, ठीक है? तो गम्स के अंदर दाँत हमारे थोड़े से अंदर घुसे हुए होते हैं, तो इसी वजह से हमें बोला जाता था थैकोडेंट। फिर आता है ये तो थे हमारे ह्यूमन्स, फिर हम हेटेरोडेंट भी हैं, हेटेरोडेंट। हेटेरोडेंट का मतलब क्या है कि हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं हमारे पास। जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इतने सारे काइंड ऑफ टीथ तो है ना, इसी वजह से हमें हेटेरोडेंट भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन हमारे पहले प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है? तो ध्यान रखना इसका कि हेटेरोडेंट हैं हम ह्यूमंस। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, पॉलीफोडेंट क्या होता है? ठीक है? तो पॉलीफोडेंट वो ह्यूमन बीइंग नहीं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लिविंग बीइंग्स होते हैं जिनके पास काफ़ी सारे टाइप ऑफ टीथ मिलते हैं। तो वो कौन से हो गए? पॉलीफोडेंट। ठीक है? पॉलीफोडेंट कौन से हो गए? जिनके काफ़ी सारे काइंड ऑफ टीथ होते हैं। हमारे तो 4 ही होते हैं, 4 से ज़्यादा हो गए तो पॉलीफोडेंट हो गए। 4 से ज़्यादा बार ग्रो कर गए तो क्या होगा? पॉलीफोडेंट हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल रैट, रैबिट, रैबिट और रैट जो है ना, इनके काफ़ी ज़्यादा बार जो है दाँत वग़ैरह ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ टीथ इनके होते हैं। तो ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। अब हम हमारे टीथ के टॉपिक पे वापस चलते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। एक क्वेश्चन है कि अडल्ट चाइल्ड डेंटल फ़ॉर्मूला और एक अडल्ट डेंटल फ़ॉर्मूला। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आता है। जिसको ये पता होगा ना, वो ये सब याद कर सकता है कि इंसीजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्रीमोलर और मोलर कितने हैं, बच्चों में कितने हैं, अडल्ट में कितने हैं, टेम्परेरी कितने हैं, परमानेंट कितने हैं। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये फ़ॉर्मूला, है ना? तो रटने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से करेंगे। ठीक है? तो पहले हम देखते हैं चाइल्ड डेंटल फ़ॉर्मूला, चाइल्ड डेंटल फ़ॉर्मूला। 17 मिनट 18 मिनट के आसपास का लेक्चर हो चुका होगा अभी तक, है ना? पर ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे लेक्चर, पर वन शॉट है ये, तो 1 से डेढ़ घंटे तक का ये लेक्चर मान के चलो कि इतना तो जाएगा ही। और इतनी कैपेसिटी तो आपकी होनी भी चाहिए पढ़ने की। अगर 1 से डेढ़ घंटे की कैपेसिटी आपके 10, 12, 15, 18 साल के अंदर भी नहीं हो पाई है ना, तो आप देख लो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है? तो हम देख रहे थे चाइल्ड डेंटल फ़ॉर्मूला। ठीक है? ये फ़ॉर्मूला है 2102, 2102। ठीक है? ये तो होंगे दाँत हमारे अपर जाँ में, ये दाँत होंगे हमारे लोअर जाँ में। ये कौन से दाँत हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, आईसीपीएम। ठीक है? ये होंगे अपर जाँ में, ये होंगे लोअर जाँ में। जाँ क्या होता है? हमारा जबड़ा, ठीक है? तो ये लोअर नीचे वाला जबड़ा है, उसके अंदर ये होंगे, अपर वाले में ये होंगे। ये ट्रिक है एक टाइप से। ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और टोटल टीथ कितनी आएँगे, वो यहाँ लिखेंगे टोटल टीथ। देखो, इंसीज़र जो हैं कितने होंगे? 2 और 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, यानी कि 8 इंसीज़र किस में होंगे? बच्चों में होंगे, क्योंकि चाइल्ड डेंटल फ़ॉर्मूला कर रहे हैं, तो बच्चों के कितने दाँत होते हैं वो देखेंगे। ठीक है? फिर ये कैनाइन कितने होंगे? 1 + 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए? 4, 0 और 8, टोटल कितने हो गए? 8 और 8 16 और 4 20, यानी कि 20। लास्ट स्क्रीन पे मैंने बताया था ना कि बच्चों में कितने दाँत होते हैं? बच्चों में होते हैं 20 टीथ, ठीक है? जिसके अंदर प्रीमोलर मिलते ही नहीं है, यानी किड्स के अंदर नो प्रीमोलर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ पे। डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि बच्चों के अंदर कौन से काइंड ऑफ टीथ नहीं होते? मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन या इंसीजर? तो उसका आंसर क्या होगा हमारा? प्रीमोलर। तो रटने की ज़रूरत तो थी ही नहीं, क्योंकि हमने चाइल्ड डेंटल फ़ॉर्मूला पढ़ रखा है। अब चाइल्ड डेंटल फ़ॉर्मूला क्या था? 2102, 2102 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके अंदर हमें दिख रहा है 0 यहाँ है, यानी कि 0 है, इसका मतलब ये कोई दाँत प्रेज़ेंट नहीं होगा। इसका मतलब प्रीमोलर जो है बच्चों के अंदर प्रेज़ेंट नहीं होते। ठीक है? तो रटने की ज़रूरत तो थी ही नहीं, डायरेक्ट समझ जाओ। फिर फिर जो है
अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बच्चों के अंदर इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं जी, ठीक है। कैनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं। किसके अंदर होते हैं? बच्चों में होते हैं। मोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं? 1 भी नहीं होता। तो ये जितने भी थे ना, ये क्वेश्चंस जो बनने थे, ये हमारे चाइल्ड लेटर फॉर्मूला से इस काइंड ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आता है हमारा अडल्ट डेंटल फॉर्मूला, एडी, एडी, एडीएफ, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर ही होता है, बस डिफरेंस क्या है? 2 1 0, 0 की जगह पे 2 1 2 3 और 2 1 2 3, ठीक है। ये था 2 1 0 2, ये हो गया 2 1 2 3। बस ये टर्म्स याद कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब टोटल टीथ कितने होंगे? 8, 4, 8, 3 और 3 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 12 और 8 20, 28 और 32 हो गए ना, 32 दांत किसके अंदर हो गए? अडल्ट के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बच्चे थे ना, बच्चों के अंदर मोलर थे 8, पर अडल्ट के अंदर मोलर हैं कितने? 12। ये 4 कौन से अलग मोलर आ गए जो बच्चों में तो थे नहीं, अडल्ट के अंदर हैं? तो वे 4 जो है ना, उन 4 जो मोलर टीथ होते हैं उनको बोलते हैं हम विज़डम टीथ। विज़डम टीथ। तुमने सुना होगा कि तुम्हारे अडल्ट वगैरह हैं, जैसे मामा, नानी, नाना, नाना-नानी तो ज़्यादा बड़े हो गए, चाचा-चाची, मामा-मामी, इनके क्या कहते हैं कि भई हमारे जबड़े में दर्द हो रहा है, अक्कल जाड़ आ रही है ना? तो वही अक्कल जाड़ मोलर मोलर टीथ होते हैं। तो वही जो वि उन्हीं को विज़डम टीथ बोलते हैं। वही 4 ऐसे दाँत होते हैं, 4 होते हैं ये क्वांटिटी में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है या पूछा जा भी सकता है आगे भी, कि 4 विज़डम टीथ होते हैं और ये मोलर होते हैं। मोलर टीथ होते हैं, ये बच्चों में नहीं होते और अडल्ट्स के अंदर होते हैं। इसी वजह से अडल्ट के अंदर तो 12 मोलर हैं और बच्चों के अंदर कितने हैं? 8 मोलर हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट के अंदर प्रीमोलर कितने होते हैं? प्रीमोलर, तो प्रीमोलर होते हैं 8। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीमोलर किड्स के अंदर कितने होते हैं? तो किड्स के अंदर होते हैं जी 0, 1 भी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो घुमाएगा वो, पर घूमना नहीं है हमें, क्योंकि हम तो पढ़ के जा रहे हैं। हमने देखा है चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला क्या कहता है, अडल्ट डेंटल फॉर्मूला क्या कहता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारे टीथ है ना, हमारे टीथ वे बनते किस चीज से हैं? तो वे बनते हैं फॉस्फोरस से, वे बनते हैं कैल्शियम से, ठीक है। फिर कौन से मिनरल से बनते हैं? ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है या पूछ सकता है कि कौन से मिनरल से बनते हैं? तो वो बनता है ये इससे CA3PO4 का ट्वाइस, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से भी बन सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से भी बन सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? CaCO3। कैल्शियम फॉस्फेट का होगा CA3PO4, PO4 का ट्वाइस, ठीक है। तो ये दोनों जो है मिनरल होते हैं, ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि हमारे दांतों के अंदर मिनरल कौन सा यूज होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट मिनरल होता है हमारे टीथ के लिए। तो उसका आंसर क्या होगा? CA3PO4 या फिर CaCO3, ये दोनों राइट आंसर होंगे, ठीक है। फिर एक लेयर होती है, हमारे टीथ के ऊपर लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है? टूथ इनेमल। टूथ इनेमल, ये टूथ इनेमल एक वाइट लेयर होती है, वाइट कलर की लेयर होती है। कहाँ होती है? हमारे टूथ के ऊपर। हमारे दांत है ना, वे वाइट लेयर होती है उनके ऊपर, ठीक है। अब वो लेयर जो है, कुछ क्लोराइड होते हैं, फ्लोराइड्स, कुछ फ्लोराइड होते हैं जो उन टूथ इनेमल को खराब करते हैं, डैमेज करते हैं। और वो फ्लोराइड कहाँ मिलते हैं? वे हमारे टूथपेस्ट में होते हैं। टूथपेस्ट, जो भी टूथपेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा झाग बनाती है, फ़ोम बनाती है, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोराइड मिलता है, क्योंकि फ्लोराइड रिस्पॉन्सिबल होता है फ़ोम बनाने के लिए। तो हमें क्या लगता है कि हमने तो ब्रश कर ली, फ़ोम बन गया, तो हम तो फिर फ्री हैं अब, है ना? हमने तो ब्रश कर ली, फ़ोम आ रहा है, जितना फ़ोम आ रहा है उतने दाँत अच्छे से साफ़ हो रहे हैं, है ना? हमें तो यही लगता है, पर जितनी ज़्यादा फ़ोम बनेगी ना, इसका मतलब है हमारे टूथ इनेमल उतनी ही ज़्यादा डैमेज हो रही है। अब टूथ इनेमल अगर डैमेज होगी ना, तो व्हाइटनेस कम होने लग जाएगी, कितना ही घस लेना फिर दाँतों को, कितना ही ज़्यादा रगड़ लेना, फिर फिर दाँत कभी भी ठीक नहीं होंगे। क्यों ठीक नहीं होंगे? क्योंकि हमारी टूथ इनेमल जो है वो खत्म होगी, है ना? इसीलिए दातून वगैरह करनी चाहिए। ठीक है, तो आई गेस इतना आपको समझ में आ रहा होगा और आ भी आना भी चाहिए, क्योंकि मैं अच्छे से बता रहा हूँ। और नहीं आ रहा है तो फिर भी कमेंट सेक्शन खाली है, आप उसको उसमें बता सकते हैं। कमेंट किया करो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि आप भी मोटिवेट रहें, मैं भी मोटिवेट रहूँ। रेगुलर क्लासेस भी लेके आऊँगा। अब वन शॉट रिवीजन का फ़ायदा ये है कि आपको अलग-अलग प्लेलिस्ट की अलग-अलग वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अलग-अलग टीचर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग-अलग लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो ये यूट्यूब बहुत बड़ा है, ठीक है? आप किसी भी लेक्चर को देख सकते हैं, पर जहाँ आपको समझ आए ना आप वहाँ देखो, ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही लेक्चर्स देखो। आपको मेरे समझ में कम आ रहे हैं, तो आप कमेंट में बताओ कि सर ये समझ नहीं आया, गुरुजी यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं उसको क्लियर करूँगा। अगर मैं भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं किसी टीचर से पूछ के क्लियर करूँगा, ठीक है? अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट ऑप्शन तो है ही, आप किसी और चैनल पे पढ़ सकते हैं। हमारा मेन मोटिव है ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ठीक है? आप पढ़ो, लिखो और कहीं लगो, ठीक है? ये है मेन मोटिव, ज़रूरी नहीं आप मुझसे ही पढ़ो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो सर और क्या बता सकते हैं, आप चैनल चेंज करके देखो, क्या पता कि कोई और मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन पढ़ा रहा हो, आप उससे पढ़ो। मैं तो फिर भी मेरा 100% देने की ट्राई कर ही रहा हूँ, ठीक है? तो हमारा टीथ का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना, वो होगा टंग के ऊपर। एक पार्ट रह गया है कि हमारे जो टीथ होते हैं ना, वे 4 पार्ट होते हैं, मतलब 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे आईसीपीएम से याद कर लो, 4 टाइप के हो गए, ठीक है? अब इसके अंदर जो टूथ होते हैं ना, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे टूथ हो गया, मान लो ये हमारा दाँत हो गया, एक टाइप से इसको मान लो, बस गेस कर लो, इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं, ठीक है? जो मेरी ठीक है, तो जो ये टीथ है ना, ये उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। जैसे रानी, राजा होते थे, उनके सिर पे ताज होता था, तो यही हमारे टूथ का ताज है, हमारे दाँतों का ताज है, उसको बोलते हैं क्राउन, ठीक है? फिर आती है नेक, ये होते हैं वो हमारे टीथ की नेक, यानी नेक। नीचे वाला पोर्शन होता है ना, ये हमारे दाँतों की गर्दन होती है। फिर आते हैं हमारे रूट, ये हो गए रूट्स। और फिर आता है डेंटाइन। क्या होता है? डेंटाइन। डेंटाइन एक सीमेंटेड होता है, सीमेंट टाइप का होता है, जो हमारे मसूड़ों के अंदर दाँतों को बिल्कुल कस के पकड़ा हुआ होता है। उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। ये हार्ड पार्ट होता है, हार्ड होता है ये। और बिल्कुल इनेमल है ना, टूथ इनेमल, इसके बिल्कुल जस्ट नीचे मिलता है। ठीक है? तो जो टूथ इनेमल था ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आ सकता है, कैसे कि ये हार्डेस्ट पार्ट होता है ये। ये हार्डेस्ट है, या बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर फिर भी ये ज़्यादा मजबूत नहीं है। देखो मैं स्ट्रॉन्ग भी बोल रहा हूँ और ये भी बोल रहा हूँ मजबूत नहीं है ना? दोनों विपरीतार्थक हैं, ठीक है? तो ऐसे समझ लो कि ये हार्डेस्ट हैं पर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, यानी ये मजबूत नहीं है। हार्डेस्ट ये हैं, हार्ड मतलब ऐसे समझो जैसे ये पेन है, ये हार्ड है, मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा, पर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा फ़ोर्स लगाऊँगा तो ये टूट भी जाएगा, है ना? तो ये दोनों चीज़ें शो करता है। तो इसलिए पेपर में ये पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये दोनों चीज़ें शो करता है। ये हार्ड तो है, पर ये स्ट्रॉन्ग इतना नहीं है, स्ट्रॉन्ग है पर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। मतलब ह्यूमन बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है ये। तो आई गेस ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ये ऑल था, ऑल अबाउट हमारा टीथ का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा टंग है। क्या है? टंग। ठीक है? अब टंग को पढ़ना है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि टंग है क्या? टंग एक स्केलेटन पार्ट है, ऑर्गन है, मसल है, स्टल ये टंग क्या है? तो जो टंग है ना, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है? ये स्केलेटन मसल है, मस्कुलर ऑर्गन है। अब ये मस्कुलर ऑर्गन है, तो इसका मतलब ये फटीग भी फ़ील करेगा, ठीक है? तभी हमने देखा होगा हम ज़्यादा देर तक बोलते हैं ना, जब हम ज़्यादा देर तक बोलते हैं तब हमें थकान फ़ील होती है। इसलिए ज़्यादा देर तक बोलते रहना ईज़ी टास्क नहीं है। फिर भी देखा होगा आपने काफ़ी बच्चे कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं ना, पटर-पटर लगे रहते हैं। आपने टीचर से सुना होगा कि रमेश, नेहा तुम बहुत बोलते हो, है ना? तो फटीग उनको भी फटीग होती है, पर क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है तो फटीग उनको कम होती है। अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आजकल मैन नहीं, दोनों ही बोलते हैं, तो प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में पीछे मत पड़ जाना कि सर आपने मैन बोल दिया, वुमन नहीं बोला, ठीक है? तो फटीग होती है, हमारे मस्कुलर ऑर्गन है, तो ये हमारे फटीग भी फेस करेगा। फिर जो हमारी टंग है ना, वो हमारे बैक साइड में नेक के कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्टेड होती है? एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं फर्नेलम, ठीक है? फर्नेलम के थ्रू हमारी टंग एक बोन से कनेक्टेड होती है, जो कि हमारे सिर्फ़ गर्दन में मिलती है, और उसको बोलते हैं हाइड बोन, हाइड बोन। ठीक है? हार्ड बोन से टंग कनेक्टेड होती है, किसके थ्रू? फर्नेलम के थ्रू। ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो इस पे फ़ोकस करना, क्या बोलते हैं उसको? फर्नेलम, फर्नेलम, ठीक है? हार्ड बोन से कनेक्ट होने को टंग को
फर्नेलम की नीड नीड होती है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है टेस्ट बर्ड्स पे। टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स का काम करती है हमारी टंग। अब हमारी टंग जो है वो हमारे टेस्ट को निर्धारित करती है कि कौन सी चीज़ खट्टी है, कौन सी मीठी है, कौन सी कड़वी है ना? तो ये सब जो है टंग कर पाती है। कैसे कर पाती है? क्योंकि टंग के पास टेस्ट बड्स हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। इस वजह से इसको एक और नाम दिया जाता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट याद रखने का कि जो टेस्ट बड्स हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये टेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, रिसेप्ट करते हैं, रिसेप्टर्स हैं। टंग के रिसेप्टर्स हैं जो टेस्ट को फ़ील करते हैं और वो रिसेप्टर्स कौन है? वो टेस्ट बड्स हैं। अब बेसिकली है ना मेजर हम सिर्फ़ 4 ही टाइप के टेस्ट कर सकते हैं फ़ील, 4 ही काइंड ऑफ टेस्ट को फ़ील कर सकते हैं। कौन से? एक तो स्वीट, मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन। ठीक है, स्वीट हो गया, फिर बिटर हो गया, ठीक है, फिर हो गया हमारा साल्ट, साल्टी साल्टी या फिर सोर, फिर हो गया हमारा जो उमामी, उमामी। ठीक है, जो स्वीट होता है ना, स्वीट जो हमें मिठास देता है, वो कौन-सा पार्ट देता है हमें? फ्रंट पार्ट। ठीक है, आप जो है आप लोग जो है ना, चीनी को फ्रंट टंग से टच करते ही बता दोगे कि ये मीठी है। बूरा खाओ, खांड खाओ, आप टच करते ही बता दोगे कि ये मीठा है। क्यों बता दोगे? क्योंकि जो मीठा होता है ना, मीठा हमारा फ्रंट पार्ट ऑफ टंग से ही पता चल जाता है, यानी टंग को टच करते ही पता चल जाता है। जैसे ये टंग होगी, ये जो फ्रंट पार्ट है ना, यहाँ टच करते ही पता चल जाएगा कि ये मीठा है। यहाँ पर कड़वा फ़ील नहीं होगा, इसलिए जब कोई कड़वी दवाई लेना तो उसको फ्रंट पार्ट में रखो, इतने वाले पार्ट में रखो और पानी से निगल जाओ, पता भी नहीं चलेगा वो कड़वी थी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ये हमारा मीठे का फ़ील करवाता है, ठीक है? फिर आते हैं बिटर, बिटर जो है वो लास्ट पार्ट, टंग का लास्ट पार्ट ये हमारे बिटर फ़ील करवाता है। सोर और साल्टी ये जो है ना सोर और साल्टी, ये हमारे टंग के साइड वाले लेटरल पार्ट जो है ना टंग का वो सोर और साल्टी फ़ील करवाता है, नमकीन फ़ील करवाता है। फिर उमामी, उमामी जो है ये बीच वाला पार्ट। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि उमामी है क्या? उमामी होता है कि जैसे देखो किसी को कुछ पसंद है, किसी को स्पाइसी फूड पसंद है, किसी को कम स्पाइसी फूड पसंद है, किसी को मिर्ची ज़्यादा चाहिए, किसी को मसाले ज़्यादा चाहिए, है ना? तो वो सब है ना पर्सनल टेस्ट के ऊपर आ गया। पर्सनल ह्यूमन के ऊपर आ गया। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो वो जो है ना, वो उमामी डिसाइड करती है। किसी बंदे की उमामी के अंदर मान लो खट्टा ज़्यादा पसंद है, तो वो उमामी ही पसंद करवाएगी उसको। यानी कि उमामी से ही पता चलेगा कि इसकी क्या चॉइस है। तो वो जो है ना, उमामी ही फ़ील करवाएगी। अब किसी को नमकीन पसंद ज़्यादा होगा, तो उसकी उमामी के अंदर नमकीन ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको, है ना? नमकीन ज़्यादा रिसेप्ट करेगा, नमकीन ज़्यादा अच्छी तरह फ़ील करवाएगा। किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, तो वो उसकी उमामी ही रिस्पॉन्सिबल है कि उसको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, तो वो स्पाइसी ही फ़ील करवाएगा इस एरिया में, तो उसको स्पाइसी ज़्यादा पसंद रहेगा, ठीक है? फिर ये जो था, ये हमारा टंग के ऊपर लगभग जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो यही थे। ग गस्टेटरी रिसेप्टर बता सकता है, कौन-सा पार्ट क्या टेस्ट करवाता है, वो बता सकता है ना? फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो टंग है ना, टंग टंग का फंक्शन क्या है? ये काम क्या करता है? इसके मेजर फंक्शन जो है ना वो ये हैं, एक तो ये टेस्ट करवाता है, दूसरा ये मिक्स करवाता है फूड को सलाइवा में, फूड को सलाइवा में मिक्स करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि सलाइवा जो है सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। अब वो सलाइवे हमारा नेक्स्ट टॉपिक सलाइवा पे ही है, अब उसी पे चलते हैं। तो सलाइवा पे जाने से पहले देखते हैं कि जो हमारी टंग है ना, टंग, टंग के बिल्कुल नीचे गर्दन है, गर्दन। गर्दन के अंदर एडम एपल होता है, यानी हमारा वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स होता है। एक था फेरेंक्स, एक है लैरिंक्स। फेरेंक्स तो हो गया वो जो विंड पाइप और फूड पाइप के 2 पार्ट हो गए ना, वो पहले एक ही थे, उसको बोलते हैं फेरेंक्स। आगे चल के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक बन जाता है विंड पाइप, एक बन जाता है फूड पाइप। वो तो था हमारा फेरेंक्स। फिर था लैरिंक्स, लैरिंक्स होता है हमारा वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। हम जो भी बोलते हैं किसकी हेल्प से बोलते हैं? लैरिंक्स की हेल्प से बोलते हैं, है ना? लैरिंक्स के अंदर एडम एपल होता है, एडम एपल, ये होता है मेल के अंदर बड़े साइज़ में होता है ये। इसीलिए आप देखना किसी भी मेल को, मेल की जो गर्दन है ना, वो बिल्कुल प्लेन नहीं होगी,
फीमेल की गर्दन बिल्कुल प्लेन होती है, पर मेल की गर्दन ऐसे होती है, थोड़ी उखड़ी हुई, थोड़ी-सी बाहर की साइड निकला हुआ। ये होता है एडम एप्पल की वजह से, ठीक है? ये हमारा वॉइस बॉक्स भी है। वोकल कॉर्ड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन्स आते हैं जैसे लैरिंक्स क्या है, वोकल कॉर्ड क्या है? एक क्वेश्चन आया हुआ था कि वॉइस बॉक्स क्या होता है? हमारी ह्यूमन बॉडी का वॉइस बॉक्स कौन-सा है? ऑप्शन दे दिए टंग, टीथ, नोज़ या फिर ईयर्स। तो सीधी-सी बात है, हमारा वॉइस बॉक्स क्या होगा? हमारा लैरिंक्स होगा, है ना? लैरिंक्स होगा, एक ऑप्शन में लैरिंक्स भी था, तो लैरिंक्स होगा हमारा आंसर। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो एडम एप्पल है वो किसके अंदर मिलता है? मेल, फीमेल, बोथ ऑफ दीज़ या नन ऑफ दीज़? तो एडम एप्पल अगर इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आ जाए ना, तो उसका आंसर होगा मेल, ठीक है? मेल के अंदर ये बाहर से ही दिख जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा होता है। इसी की वजह से मेल की आवाज़ भारी-भारी होती है और फीमेल की पिच ज़्यादा होती है, मेल की वॉइस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन्स होते हैं हमारे वॉइस बॉक्स को लेके, ये पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा टॉपिक सलाइवरी ग्लैंड का, सलाइवरी ग्लैंड, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो सलाइवरी ग्लैंड हमारा सलाइवा को रिलीज़ करता है, सलाइवा को सिक्रीट करता है, ठीक है? सलाइवा को सिक्रीट कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम स्पेशल देखेंगे, स्पेशल डीपली पढ़ेंगे, इसका नेचर देखेंगे एसिडिक, बेसिक। अभी सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो क्या काम करते हैं? सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, सलाइवा को बनाते हैं। फिर जो सलाइवरी ग्लैंड है ये 3 टाइप के होते हैं, यानी कि 3 होते हैं सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में, ह्यूमन में 3 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। कौन से? एक तो पैरोटिड, पैरोटिड, एक हो गया सबलिंगुअल, सबलिंगल, फिर एक हो गया सबमैंडिबुलर, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड और सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है? अब इसके नाम से ही पता चल रहा है मैंडिबुलर यूज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मैंडिबुलर क्या होता है? हमारा लोअर जाई को बोलते हैं ना, स्केलेटन सिस्टम में हमने पढ़ रखा है। वन शॉट उसका रिवीजन भी करेंगे, ठीक है? सबमैंडिबुलर क्या होता है हमारा? लोअर लोअर जा के अंदर मिलने वाला सलाइवरी ग्लैंड हो गया हमारा सबमैंडिबुलर। रटने की ज़रूरत तो है ही नहीं, हमने पढ़ रखा है कि मैंडिबुलर मैंडिबुलर क्या होता है? लोअर जा को मैंडिबुलर बोलते हैं, है ना? तो सबमैंडिबुलर बुलर क्या हो गया? वो हो गया जो सलाइवरी ग्लैंड लोअर जा में मिलती है, वो हो गई हमारी सबमैंडिबुलर। फिर पैरोटिड ग्लैंड आती है, पैरोटिड हमारे अपर जा में मिलती है। अब ये जो है हमारे अपर जा में मिलती है, ये हमारे लोअर जा में मिलती है ना? फिर जो पैरोटिड है, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो है लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। अब मैंने कहा है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, मैंने ये नहीं कहा कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड जो है, लार्जेस्ट ग्लैंड वो है हमारा लीवर। पर अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है, तो उस केस में हमारा आएगा पैरोटिड ग्लैंड। अगर पेपर में आ जाए कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो उस केस में आएगा हमारा आंसर थायराइड, उसका आंसर आएगा थायराइड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है? तो कंफ्यूज करने के लिए बस एक एक अक्षर चेंज कर देते हैं, जैसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो लीवर, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पूछे तो पैरोटिड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो थायराइड, लार सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो हो गया पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, ठीक है? तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए एक एक लेटर चेंज कर देगा, एक एक शब्द चेंज कर देगा बीच में, पर कंफ्यूज नहीं होनी है। हम तो पढ़ के जा रहे हैं, हमें किस चीज़ की कंफ्यूजन है ना? हम पढ़ के जा रहे हैं, हम क्रैकर्स की टीम है, क्रैकर्स हैं हम क्रैक करेंगे, एग्ज़ाम्स को क्रैक करेंगे, क्रैकर्स हैं हम, ठीक है? तो डरने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में बेझिझक होके बिल्कुल रिलैक्स माइंड से पढ़ के जाओ। आपने पढ़ा है, आप कर दोगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन में इंसान भूल जाता है। हम वो भी करेंगे इन फ्यूचर, टेंशन से क्या-क्या होता है। टेंशन से हम क्यों भूल जाते हैं, टेंशन से काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, जैसे बीपी, शुगर, जिसको डायबिटीज़ भी बोलते हैं, थायरॉइड, ये सब टेंशन से ही होती हैं। तो वे भी हम करेंगे आगे चल के, ठीक है? तो सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे, आप भी साथ बने रहो, ठीक है? फिर आता है हमारा सबलिंगुअल। अब लिंगुअल नाम से पता चल रहा है लैंग्वेज से रिलेटेड है, यानी बोलने से रिलेटेड है। अब बोलती है हमारी टंग, तो जो टंग के नीचे मिलता है वो हो गया हमारी सबलिंगुअल। टंग के बिल्कुल नीचे होती है ना ये ग्लैंड, ये हमारे टंग के बिल्कुल नीचे होती है, ये होगी सलाइवरी ग्लैंड, जो टंग के नीचे है वो सबलिंगुअल होगी,
ठीक है, तो हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में क्या पढ़ा? इसके बारे में पढ़ा कि ये सिक्रीट करती है सलाइवा को। 3 टाइप से होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर होगी लोअर जा में, पैरोटिड होगी हमारी अपर जा में, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, सलाइवरी ग्लैंड लार्जेस्ट। फिर थी हमारी सबलिंगुअल। सबलिंगुअल होगी हमारी टंग के बिल्कुल नीचे। ये कहाँ मिलती है? हमारे कान के पास। जैसे ये मान लो हमारा फेस है, ये हमारा फेस है, ये हमारे ईयर हैं, ठीक है? ईयर के पास जो ये वाला एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, यहाँ तो मिलती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। फिर ये मान लो हमारी टंग है, टंग के बिल्कुल नीचे मिलेगी हमारी सबलिंगुअल। फिर ये हो गया हमारा लोअर जा, ये दांत हो गए, ये लोअर जा। लोअर जा में ये वाला जो पार्ट हो गया, यहाँ हमारी हो गई सबमैंडिबुलर। तो आई गेस इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर एक होती है हमारी बीमारी, सलाइवरी ग्लैंड के पास जो ये होती है ना, पैरोटिड ग्लैंड, कान के पास, यहाँ पर बीमारी होती है। उस बीमारी डिजीज़, उस डिजीज़ को बोलते हैं मम्प्स। क्या बोलते हैं? मम्प्स। हिंदी में कनपेड़, आपने सुना होगा ये कनपेड़ तो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोगों को हो जाती है। उसमें क्या होता है, दर्द रहने लग जाता है हमारे जबड़े के आसपास वाले एरिया में। वो होती किस में है? पैरोटिड ग्लैंड में होती है वो। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं मम्प्स। ये एक वायरल डिजीज़ है जो पैरामैक्सियो वायरस से होती है, पैरामैक्सो वायरस। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो मम्प्स है ना, वो वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है? तो वो एक वायरल डिजीज़ है। फिर उसका जो वायरस है वो है कौन-सा? पैरामैक्सो वायरस। फिर पैरा एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो पैरामैक्सो वायरस है, वो किस ऑर्गन को अटैक करता है या किस ग्लैंड को के ऊपर अटैक करता है या किस जगह जाके काम करता है? तो वो जो है ना, वो पैरोटिड ग्लैंड में जाके काम करता है। फिर पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है? हमारे कान के पास। फिर अगर हिंदी में देखना चाहे तो उसको बोलते हैं कनपेड़। तो यही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारी सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, फिर सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा को रिलीज करती है। अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हो गया सलाइवा। ठीक है, यहाँ हेडिंग डालो सलाइवा। अब सलाइवा के ऊपर देखेंगे कुछ 4-5 चीजें। जैसे सलाइवा जो है, ये हमारा पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर बनता है। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर। अब पेपर में आ जाए 1.2, 1.8, 2 या 2.1, तो उसका आंसर सही क्या होगा? 1.2 होगा, क्योंकि सलाइवा 1 से 1.5 लीटर बनता है हमारा पर डे के हिसाब से। फिर जो सलाइवा है वो बेसिक होता है। बेसिक, बेसिक का मतलब क्या है? इसका जो पीएच है ना वो 7 से कम होगा। अब 7 से कम है तो कितना है? 7 से कम है ना, 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे, 7 से ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर 7 से कम होगा तो इसका मतलब बेसिक नहीं होगा, क्या होगा? एसिडिक होगा। इसका मतलब जो सलाइवा है ना वो हमारा एसिडिक है, जिसका पीएच 7 से बिल्कुल कम है, हल्का सा कम है, यानी 6.8 है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक है ये, स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अभी अभी बेसिक और एसिडिक में कंफ्यूज हो गए थे, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो सलाइवा है ना वो हमारा एसिडिक है, माइल्ड एसिड है, ये बिल्कुल हल्का सा एसिडिक है, जिसका पीएच है 7.8। अब पीएच है, पीएच को पीएच स्केल पे नापते हैं, पीएच स्केल पे। ठीक है, पीएच होता क्या है? ये होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। जिस भी प्रोडक्ट के अंदर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन के आयन मिलेंगे ना, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ये 0 से 14 तक होता है इसकी स्केलिंग, और जिसके बीच में मिडल में होता है 7। 7 होता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट। 7 से ऊपर जाते जाएंगे 14 तक, वो होगा हमारा बेसिक। बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा, जितना ज़्यादा नंबर हमें 7 से ऊपर मिलेगा। जितना नंबर 7 से कम मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। इसीलिए अगर किसी की पीएच 1 है तो उसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हैवी एसिड है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत भयानक एसिड है वो। और अगर किसी की है पीएच है जिसका मान लो 10 मान लो, तो इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हैवी बेस है, बेसिक नेचर है उसका। ठीक है, हमारा सलाइवा 1 से 1.5 लीटर बनता है, ये एसिडिक होता है, जिसका पीएच वैल्यू कितनी है? 6.8। पीएच वैल्यू पूछी जाती है पेपर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर एक क्वेश्चन आता है हमारा, जो अगर मान लो पीएच मुंह का 5.5 तक चला जाए, 5.4 तक चला जाए, यानी और एसिडिक होता जाए पीएच सलाइवा का, तो उस कंडीशन में ना टूथ जो हमारे टूथ डिकी होने लग जाएंगे, दांत सड़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पीएच जो है इंपॉर्टेंट है। उस कंडीशन में टूथ डिकी होने लग जाएंगे अगर पीएच 5.5 के आसपास चला गया तो। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमारा सलाइवा है, हमारा सलाइवा देखो, अब जो हमारा सलाइवा है ना,
ये एक ऐसा सलाइवा एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो सबसे पहले डाइजेशन शो करता है। यानी हमने खाना खाया, मुँह में रखते ही सलाइवा में मिक्स हुआ, मिक्स होते ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया, सलाइवा में मिक्स होते ही, यानी हमारे माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब ये डाइजेस्ट किसको करता है? ये इम्पोर्टेंट है कि ये डाइजेस्ट करता किसको है? तो सबसे पहले हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होती है। कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च वाला पार्ट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च होता है। तो हमारा सलाइवा है ना, उस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। उस स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज़ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज़ में। कार्बोहाइड्रेट के अंदर का जो स्टार्च वाला पार्ट होता है, वो कन्वर्ट कर देता है माल्टोज़ में। कौन कर देता है? हमारा सलाइवा। कैसे कर देता है? क्योंकि इसके अंदर हमारा अमाइलेज़ होता है, अमाइलेज़ या फिर टाइलिन। अब ये 2 क्या हैं? ये 2 हैं एंजाइम। तो क्वेश्चन बन गया कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो सलाइवा में हमारा अमाइलेज या टाइलिन मिलता है। काम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च वाला पार्ट होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, है ना? बेसिक जो मेजर कन्वर्ट करता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब माल्टोज क्या होता है? माल्टोज एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। माल्टोज जो है ना, ये दो मोलिक्यूल है ग्लूकोज के, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है? जो सलाइवा है उसके अंदर कौन सा हमारा एंजाइम मिलता है? कौन सा मिलता है? अमाइलेज या टाइलिन। करता क्या है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अगर ये ना दिया हो तो राइट आंसर क्या होगा? हमारे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ होता है? तो सबसे पहले डाइजेशन होता है हमारा माउथ के बक्कल कैविटी के सलाइवा के थ्रू। ठीक है, तो आई गेस इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आई गेस यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब फर्दर बढ़ते हैं आगे। अब देखो सलाइवा के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। जैसे हमने देखा था कि सलाइवा क्या डाइजेस्ट करता है? हमारा स्टार्च को। अब स्टार्च एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। अब स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए ना आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। जैसे आलू है, राइस है, उसके ऊपर जब आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप करोगे ना आप, तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ब्लू ब्लैक। अब ये कलर ही बताता है कि इस चीज के अंदर स्टार्च है। ठीक है, फिर जो है हमारा सलाइवा, सलाइवा सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स मिलते हैं। एक तो मैंने बताया था अमाइलेज, अमाइलेज। ठीक है, एक होता है हमारा लाइसोसोम, लाइसोजाइम एंजाइम। ये तो हमारे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे जो स्टार्च था उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइसोसोम क्या करता है? ये एक टाइप से एंटीसेप्टिक का काम करता है। एंटीसेप्टिक का काम, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कुत्ते बिल्ली हैं बाहर जंगली, उनके चोट वगैरह लग जाए तो वे अपने अपने आप को चाट कर ठीक कर लेते हैं, है ना? क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। हंटिंग एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है। हंटिंग एनिमल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये एंजाइम मिलता है उनके सलाइवा में। ठीक है, ये काम क्या करता है? ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। ठीक है, अब जो लाइसोसोम है ना, ये तो मिलता है हमारे सलाइवा में, प्लस ये हमारे स्वेट्स में भी मिलता है। स्वेट ग्लैंड है उसके अंदर भी मिलता है, प्लस ये टीयर्स में भी होता है, हमारे आंसू के अंदर भी होता है। तो ये देखा जाए तो इम्पोर्टेंट हो गया। यानी हमारे आंसू, हमारे हमारे पसीना, हमारा स्वेट और हमारा सलाइवा, इन तीनों में लाइसोजाइम एंजाइम मिलता है जो कि एंटीसेप्टिक का काम करता है। ठीक है, फिर हम देखो ईसोफेगस पे आ गए हैं। ये दैट्स ऑल अबाउट आवर सलाइवरी ग्लैंड, आवर सलाइवा, आवर टीथ एंड आवर टंग। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? जैसे माउथ से स्टार्ट हुए थे, माउथ से ईसो ये टंग में आ गया। टीथ टीथ का पार्ट पढ़ लिया हमारे, यानी बक्कल कैविटी। पहले माउथ, फिर बक्कल कैविटी, उसके बाद आता है ईसोफेगस। ठीक है, डाइजेशन हमारा ऐसे ही होता है। अब ईसोफेगस में आ गए। ईसोफेगस हमारी फूड पाइप, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं मिलता, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ ट्रांसफर करता है हमारा फूड हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक। ठीक है, कौन करता है? ईसोफेगस। कोई एंजाइम नहीं मिलता, तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कौन से एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में कोई भी किसी भी टाइप का एंजाइम नहीं मिलता? तो उसका आंसर होगा ईसोफेगस। ये सिर्फ एक मोशन शो करता है, पेरिस्टेलिसिस मोशन, पेरिस्टेलिसिस मोशन।
पेरिस्टालिसिस मोशन के थ्रू हमारा फूड फूड जो है माउथ से लेकर ईसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन कि हमारे ईसोफेगस के अंदर कोस किस टाइप का मोशन शो होता है, तो उसका आंसर है पेरिस्टालिसिस मोशन। ठीक है, अब पार्ट आता है हमारा स्टमक का। स्टमक, अब पेट के अंदर फूड जो है ना हमारा 4 से 3 घंटे तक रहता है। 3 से 4 घंटे तक पेट में हमारा खाना रहता है और डाइजेशन शो करता है। ठीक है, अब फूड का काम क्या है? फूड है ना खाने का मंथन करता है, यानी उसको मिक्स करता है। फूड हमेशा खाना खाने के बाद ऐसे घूमता रहता है, यानी कि ऐसे ऐसे करता रहता है, ये वाली मोशन शो करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको खाने का मंथन करना है, मिक्स करना है। किसके अंदर मिक्स करना है? गास्ट्रिक जूस के अंदर मिक्स करना है, क्योंकि वही है हमारा डाइजेस्टिव जूस, वही है जो एंजाइम्स को रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, वही है हमारा डाइजेशन करने वाला पेट के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टमक है ना, ये चर्निंग ऑफ फूड का काम करता है। चर्निंग ऑफ फूड, ठीक है, 3 से 4 घंटे तक पेट में रहता है, चर्निंग ऑफ फूड का काम करता है। और स्टमक के अंदर कितना खाना हमारा स्टोर हो सकता है? ये 1 से 1.5 लीटर। इतना ही खाना एक बार में कोई इंसान खा सकता है, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, पर फिर भी कुछ महानुभाव हैं जो ज़्यादा भी खा लेते हैं, फिर उनकी एसिडिटी हो जाती है ना? तो इसलिए खाओ इतना ही जितना पेट के अंदर जगह हो, ज़्यादा मत खाओ। एसिडिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी करेंगे। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर तक का जो खाना है ना, वही हमारा स्टमक हैंडल कर सकता है। फिर इसके अंदर एक ग्लैंड मिलता है। कौन सा ग्लैंड मिलता है? गास्ट्रिक ग्लैंड। गास्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गास्ट्रिक ग्लैंड गास्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। गास्ट्रिक जूस जो कि एसिडिक होता है। एसिडिक होता है गास्ट्रिक जूस, इसका मतलब इसका पीएच 7 से कम होगा। कितना कम होगा? 1.5 से 3.5 पीएच। ठीक है, अब 1.5 से 3.5 है पीएच, इसका मतलब देख लो कितना ज्यादा एसिडिक हो गया है। 7 पे न्यूट्रल होता है, जितना 7 से कम जाएंगे ना उतना ही ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। अब अगर किसी का पीएच 1.5 से 3.5 लीटर है, 3 है, अगर 1.5 से 3.5 है किसी का पीएच, इसका मतलब काफी ज्यादा हैवी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड है वो, है ना? अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड किस लिए है? ये इसलिए है क्योंकि HCl है हमारे पेट के अंदर। अब इसी टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो स्टमक है ना, स्टमक स्टमक के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं वो देखते हैं। पहला तो देखते हैं, स्टमक के अंदर हमारे HCl होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच कितना है? 1.5 से 3.5 तक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि इसको बैक्टीरिया को मारना होता है, बैक्टीरिया को किल करना होता है। अगर मान लो गलती से किसी ने कोई बैक्टीरिया खा लिया है जो कि डेंजरस था, है ना? काफ़ी बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं, इसीलिए उन बैक्टीरियाज को, उन पैथोजेंस को हटाने के लिए HCl हमारे फंक्शन में आता है। इसका पीएच इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा एसिडिक है ये, कि वो बैक्टीरिया को मार देते हैं। ठीक है, यही इसका मेन मेन रीज़न है बैक्टीरिया को मारने का। ठीक है, फिर एक हमारे स्टमक के अंदर होता है म्यूकस, एक होता है पेप्सिनोजिन, एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, ये कुछ चीजें हमारे स्टमक में होती हैं। हमने HCl देखा। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो काफी ज्यादा हैवी एसिड है क्योंकि इसका पीएच 1.5 से 3.5 तक है ना? इसका काम क्या है? ये बैक्टीरिया को मारता है। फिर म्यूकस का रोल रोल प्ले होता है। अब देखो, अगर हमारे पेट में इतना हैवी, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो हमारे पेट को जला सकता है, हमारे पेट पेट को पिघला भी सकता है ना? तो इस पिघ ऐसी क्या चीज़ है हमारी पेट में? तुमने सोचा होगा ना कभी कि हमारे पेट में ऐसा क्या है कि इतना इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है फिर भी हमारा पेट नहीं पिघलता? तो उसका आंसर है म्यूकस। म्यूकस जो है HCl को पेट को जलाने से रोकता है, पेट को डैमेज करने से रोकता है। ठीक है, हमारा जो पेट है वो जे शेप की होता है, ऐसे हो गया, जे शेप होती है हमारे पेट की। तो पेट के जो जे शेप है ना, इसके साइड में म्यूकस होती है। ठीक है, म्यूकस से भरा हुआ ही होता है ये एक टाइप से, जो कि इस एसिड को पेट को जलाने नहीं देता। तो म्यूकस का रोल समझ आ गया, ये HCl से होने वाली जलन को रोकता है। ठीक है, फिर देखो एसिडिटी, ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। एसिडिटी की, एसिडिटी क्यों होती है? ठीक है, तो बेसिकली 3 रीज़न होते हैं एसिडिटी के। क्या क्या? एक तो हम ओवर ईटिंग कर लें, ज़्यादा खा लें,
एक हम कम खाएं, लेस ईट करें, या फिर एक हम स्पाइसी फूड का ज़्यादा खाएं, स्पाइसी फूड ज़्यादा खा लें। ठीक है, ओवर ईटिंग से क्या होगा, हमने ज़्यादा खाया है तो उसके लिए हमें हमारा ज़्यादा एचसीएल बनेगा, ज़्यादा एचसीएल की नीड होगी, तो एचसीएल अगर बढ़ गया यानी एसिड बढ़ गया, उसके कारण क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। अगर हमने कम खाना खाया, जैसे हमारा पेट खाली रखा, एचसीएल तो फिर भी है पेट में, खाओ चाहे मत खाओ एचसीएल तो फिर भी है ही। अगर हमने कुछ नहीं खाया फिर भी एचसीएल है। उस कंडीशन में एचसीएल ने अपना काम तो किया पर खाना था ही नहीं, तो काम किस पे करेगा वो, काम उसका वेस्ट जाएगा, तो इसीलिए एसिडिटी हो जाएगी। फिर अगर हम ज़्यादा तला हुआ खाएँ, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएँ, तब भी एसिडिटी होती है, क्योंकि उस उससे एचसीएल को बूस्ट मिल जाता है स्पाइसी फूड की हेल्प से। ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन्स आए हुए थे। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एसिडिटी बढ़ गई है एक इंसान में, उसको क्या करना चाहिए? एसिडिटी बढ़ गई है तो उसे कुछ बेसिक खिलाओ, कुछ एंटासिड दो, है ना? तो कुछ एंटासिड जो बेसिकली तुम्हें याद रहने चाहिए, वो हैं कुछ 3-4 हैं, कुछ याद कर लो। जैसे एक तो लेमन वाटर यानी नींबू पानी, एक हो गया हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये काफ़ी बार आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका साइंटिफिक वो आता है, क्या आता है, इसका मिनरल MgOH का ट्वाइस, ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। काम क्या करता है, एसिडिटी को ठीक करने में हेल्प होता है। क्यों हेल्प करता है, क्योंकि ये एंटासिड है। फिर एक आता है एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, ट्राई हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला AlOH का थ्राइस। क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं एसिडिटी को कम करने के लिए क्या क्या यूज होता है, तो जो चीज एसिडिटी को कम करेगी उसको हम कहेंगे एंटासिड। उसका नेचर कैसा हुआ, बेसिक नेचर। पहला तो हो गया हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का ट्वाइस। दूसरा हो गया हमारा एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, AlOH का थ्राइस। तीसरा हो गया हमारा लेमन वाटर। और चौथा जो कि इंपॉर्टेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा। तुमने सुना होगा ना कि भाई एसिडिटी हो गई है, मम्मी वगैरह मीठा सोडा दे देती हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, कार्बोनेट आ रहा है इसके अंदर, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा। तो ये था हमारा ऑल अबाउट स्टमक के एसिडिटी वाले पार्ट के लिए। फिर आता है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे स्टमक में मिलता है। ये काम क्या करता है, ये सिर्फ विटामिन B2 है ना, B12, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, विटामिन B12 को प्रिपेयर करता है, विटामिन B12 को एक्टिवेट करता है, विटामिन B12 को खाने से निकालता है। ठीक है, ये काम किसका है, इंट्रिंसिक फैक्टर का है। अब पेपर में ये इंट्रिंसिक फैक्टर ज़्यादातर पूछा जाता नहीं है, पूछा जाता है तो विटामिन B12 पे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबाल्टैमाइन, साइनोकोबाल्टैमाइन। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, यही पूछा जाता है। फिर एक पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा मेटल है, विटामिन B12 में कौन सा मेटल मिलता है, तो कोबाल्ट मिलता है। इसके साइंटिफिक नेम में ही देखो साइनो कोबालामाइन है ना, तो कोबाल्ट इसका मेटल है, यानी कि कोबाल्ट मेटल विटामिन B12 में मिलता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। फिर आता है हमारा पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिनोजिन जो है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किस में करता है, एमिनो एसिड में। ठीक है, तो एक रिएक्शन है हमारी, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके कौन करता है, पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम यूज हुआ पेप्सिन, डाइजेस्ट करके इसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, या फिर पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक ये रिएक्शन है, ये याद रखो। प्रोटीन जो है वो पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी हेल्प से, पेप्सिन की हेल्प से। अगर याद नहीं रह रहा है तो इसको ऐसे याद कर लो, P, 4 बार P आ रहा है ना, या फिर P की पावर 4, या फिर 4 टाइम्स P। ठीक है, कुछ भी कर लो, याद करने का तरीका होना चाहिए।
ठीक है, फिर एक पार्ट आता है हमारे स्टमक में रेनिन, ये लिखा नहीं मैंने, मैं भूल गया था। जैसे स्टमक है, स्टमक के अंदर हो गया रेनिन, HCl, म्यूकस, इंट्रिंसिक फैक्टर और पेप्सिनोजिन। ठीक है, हमने HCl देख लिया, म्यूकस देख लिया, इंट्रिंसिक फैक्टर देख लिया, पेप्सिनोजिन देख लिया, अब है हमारा रेनिन। रेनिन जो है ये सिर्फ किड्स में मिलता है, अडल्ट्स के अंदर नहीं मिलता। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है, जो दूध होता है ना, मिल्क को दही में बना देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कौन कर देता है? रेनिन कर देता है, और ये सिर्फ बच्चों में करता है। ठीक है, अब रेनिंग है, इसको फंक्शन है इसका कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग या चर्निंग, चर्निंग ऑफ मिल्क कौन करता है? रेनिन। ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन देखो, जैसे मिल्क जो है हमारा मिल्क जो है ह्यूमंस का, वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, पर गाय का दूध येलोइश होता है ना? ऐसा क्यों? देखो हमारा जो है ना, हमारी जो गाय है, काओ का मिल्क येलो कलर का होता है, विटामिन B12 की वजह से, B2 की वजह से, विटामिन B2 की वजह से। अब विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि गाय का दूध येलोइश कलर का होता है, किस वजह से होता है? विटामिन B2 की वजह से होता है। फिर विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम वो होता है राइबोफ्लेविन। तो आई गेस इसमें कोई डाउट नहीं होना होगा आपको, ये आता है। फिर जो हमारी मदर्स का मिल्क होता है ना, ह्यूमंस का मिल्क, वो वाइट होता है। वो वाइट किस लिए होता है? वो होता है कैसीन प्रोटीन की वजह से, कैसीन प्रोटीन की वजह से। तो ये कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, याद कर लो। ठीक है, फिर हमने देखा था कुछ जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं, उनको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल, रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे काऊ, बफेलो। इनके जो है ना पेट के 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। पहला तो हो गया र्यूमन, दूसरा हो गया रेक्टिकुलम, तीसरा हो गया ओमासम, और चौथा हो गया एबोमासम। ठीक है, एबोमासम वाला जो पार्ट होता है ना रूमिनेंट एनिमल्स में, वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह फंक्शन करता है, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन इसी के अंदर होता है। ठीक है, जो ह्यूमन वाला पार्ट है ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। अब सेल्यूलोज क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, जो सिर्फ जो रूमिनेंट एनिमल्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये भी, कि ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और एबोमासम वाला पार्ट होता है ना, एबोमासम वाला चैम्बर रूमिनेंट एनिमल्स की स्टमक में, वही जो है ह्यूमन की तरह एक्ट करता है। यानी कि इनके पेट के 4 चैम्बर होते हैं, ह्यूमन, रेक्टिकुलर, ओमासम और एबोमासम। जिसके अंदर ह्यूमन के अंदर तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है, जो कि एक काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और एबोमासम के अंदर ही ह्यूमन टाइप का डाइजेशन होता है, जो डाइजेशन ह्यूमन स्टमक में होता है ना, वैसा वैसा सारा का सारा प्रोसेस रूमिनेंट एनिमल्स के एबोमासम वाले पार्ट में होता है। ठीक है, अब अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम पढ़ेंगे लीवर, पेनक्रियाज, और इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो डुडेनम, एक जुजेनम, एक इलियम। डुडेनम सी शेप का होता है, ठीक है, लगभग 25 मीटर का, 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर इलियम, इलियम होती है लगभग हमारी 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट आंकड़े हैं, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना कि जो डुडेनम है इंटेस्टाइन का पार्ट, वो 25 सेंटीमीटर का, फिर जो इलियम है वो 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर हम हमारा
जो है इंटेस्टाइन का जुजेनम वाला पार्ट आता है। इलियम के अंदर विलाइज होते हैं, विलाइज जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं इंटेस्टाइन की, और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा जल्दी होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। यानी कि खाने को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? विलाई। कहाँ मिलते हैं? इलियम वाले पार्ट में। किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। तो अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखने से पहले हम चलते हैं लीवर पे, क्योंकि लीवर से सिक्रीट होता है हमारा बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है? लीवर से। अब देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि कैसे कौन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, क्वेश्चन आएगा कि स्टोर कहाँ होता है। लीवर से सिक्रीट होता है, पर स्टोर होता है ये गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है। तो बनता है लीवर में, स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। और है क्या ये? बाइल जूस। अब बाइल जूस जो है, ये क्या काम करता है? ये बाइल जूस क्यों है ये लीवर में, क्यों नीड है हमारी बॉडी को? देखो इसकी नीड इसलिए है क्योंकि पेट के अंदर फूड हमारा था एसिडिक, है ना, उसका पीएच 1.5 से लगभग 3.5 तक था, बहुत ही ज्यादा एसिडिक था। तो बाइल जूस को बेसिक नेचर देगा, इसका मतलब इसका पीएच 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो बाइल जूस का पीएच होता है हमारा 7.4। ये खाने को बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये एक एंजाइम नहीं है, बट फिर भी वर्क करता है एंजाइम की तरह। ये भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंजाइम बट स्टिल वर्क्स एज ए एंजाइम, तो उसका आंसर आएगा बाइल जूस। ठीक है। डाइजेशन में का हेल्प करता है ये, पर एक काइंड ऑफ एंजाइम नहीं है, एल्कलाइन नेचर है क्योंकि इसकी पीएच 7.4 है। ठीक है। ये जो है ना, ये फैट को ग्लोबुलर फॉर्म में तोड़ देता है, यानी स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देता है। कौन कर देता है? बाइल जूस। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है। करता क्या है? फैट को स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है, यानी ग्लोबुलर फॉर्म में तोड़ देता है। इस प्रोसेस को, फैट को स्मॉल स्मॉल ग्लोबुलर फॉर्म में तोड़ने को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। ठीक है। तो आई गेस इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगी अब तक जितना करा है मैंने। ठीक है। फिर लीवर के कुछ और फंक्शंस भी हैं, कुछ और मेन फंक्शंस हैं, जैसे कि एक तो इसका इमल्सिफिकेशन का काम हो गया, दूसरा ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया को यूरिया में। अमोनिया जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको अगर हमें शरीर से बाहर निकालना है तो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होगी, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हम पी नहीं सकते, इतना पानी, इतने पानी की नीड होती है। इसलिए जो लीवर है ना, वो उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो यूरिया पानी में मिलता है, इसको कम पानी चाहिए, फिर वो यूरिन बनती किडनी के थ्रू, तो किडनी उसको यूरिन बना देता है और वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया लीवर का, है ना। फिर इसका एक और फंक्शन है। क्या फंक्शन है? ये जो है, ये प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है, फैट को ग्लोबुलर फॉर्म में तोड़ देता है जिसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ देता है जो कि हमें ग्लूकोज देता है, यानी कि एनर्जी देता है। फिर अगर मान लो कभी बॉडी में हमें एनर्जी की कमी है, ठीक है, तो ये क्या करता है? कार्ब्स को फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो आई गेस ये लीवर का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली इतना ही पार्ट है लीवर का, कि ये बाइल जूस को रिलीज करता है। बाइल जूस के बारे में ये कुछ बेसिक फंक्शंस है। फिर जो बाइल जूस है, ये कफ़र सेल के थ्रू बनता है। किसके थ्रू बनता है? देखो, बाइल जूस लीवर में बनता है। किसकी हेल्प से बनता है? कफ़र सेल, कफ़र सेल्स। ये सेल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं बाइल जूस को बनाने में। कहाँ मिलती हैं? लीवर में। क्वेश्चन आया हुआ था ये, क्या आया हुआ था कि कफ़र सेल कहाँ मिलती हैं, कौन से ऑर्गन में मिलती हैं, तो वो मिलती है हमारे लीवर में। ठीक है। फिर कफ़र सेल लीवर में मिलती हैं। करती क्या है ये सेल्स? ये हीमोग्लोबिन को तोड़ती हैं, यानी हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है ना, उसको तोड़ते हैं। उसको तोड़ते टाइम कुछ चीज़ें रिलीज होती हैं। एक तो बिलिरुबिन, एक बिलिरुबिन। ठीक है। कफ़र सेल्स हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन करते हैं, और हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है ना, तब वो दो चीज़ों में टूटता है, एक तो बिलिरुबिन, एक बिलिरुबिन। ये इंपॉर्टेंट है। बिलिरुबिन क्या काम करता है?
ये जो है ना, ये हमारे यूरिन को येलो कलर देता है, यूरिन को येलो कलर देता है। और बिलरुबिन क्या काम करता है? ये हमारा जो सॉलिड वेस्ट है ना, सॉलिड वेस्ट, उसको कलर देता है। कौन देता है? बिलरुबिन। ये कौन है? बिलरुबिन। ये यूरिन को येलो कलर देता है। ठीक है, ये मैंने सारे उस प्लेलिस्ट के अंदर, वीडियोस के अंदर डाले हुए हैं, और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अभी तो जैसे वन शॉट है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं तो भी इतना तो मैं बता ही रहा हूँ जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर डीप पढ़ना है ना, तो वे लेक्चर्स देखो, ज़्यादा बड़े नहीं है, 15-20 मिनट के हैं, एक आधा 30 मिनट का होगा, बस इतने ही है। ठीक है? फिर ये कफ़र सेल जो है हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करते हैं। जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है ना, तो 2 चीज़ें हमारी मिलती हैं, एक तो बिलिरुबिन, एक बिलिरुदीन। बिलिरुदीन जो है वो हमारे यूरिन को येलो कलर देता है। बिलिरुदीन जो है हमारे सॉलिड वेस्ट को कलर देता है, जो भी कलर देता है। इसीलिए अगर हमारे यूरिन का कलर चेंज हो रहा है ना, येलो से अलावा कुछ भी कलर मिल रहा है हमें, या डार्क येलो, कुछ ज़्यादा येलो मिल रहा है, तभी समझ जाना कि हमारे लीवर में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि बिलिरुबिन लीवर से रिलेटेड है, बिलिरुबिन बाइल जूस से रिलेटेड है, बाइल जूस लीवर से रिलेटेड है, जो लीवर में बनता है पर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है? सो आई गेस आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट जो चलेगा ना, वो एक बीमारी है जो लीवर की वजह से होती है। आपने सुना होगा ना, पीलिया, जॉन्डिस, सुना होगा, बहुत ही कॉमन है। इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। ठीक है? ये एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज। इसके वायरस का नाम है हेपेडिना वायरस, हेपेडिना वायरस। अभी तुम्हें लग रहा होगा ये हेपेडिना, हेपेटाइटिस, ये क्या है? अब देखो, जो लीवर है ना, लीवर, एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था कि लीवर का साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका साइंटिफिक नेम है हेपेट। अब जहाँ भी आप, तुम्हें हेपेट वगैरह या इससे रिलेटेड दिख जाए ना, तो समझ जाना कि वो चीज़ लीवर से संबंधित है। ठीक है? तो हेपेटिना में हेपेट आ रहा है ना, तो मतलब ये लीवर से संबंधित कोई इलनेस है, जो कि वायरल डिजीज है। इसको जॉन्डिस भी बोलते हैं, यानी पीलिया। इसके अंदर हमारी बॉडी पूरी येलोइश कलर में हो जाती है ना? ये किसकी वजह से होती है? हेपेटिना वायरस की वजह से। और ये येलो क्यों होती है? अब ये भी बताया था मैंने। जो लीवर है उसके अंदर कफ़र सेल्स होते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन को ब्रेक करते हैं बिलिरुबिन और बिलिरुदिन में। जब कई बार कंडीशंस में क्या रहता है कि बिलिरुबिन की अमाउंट ज़्यादा बनने लग जाती है, तो वो ब्लड में मिक्स रह जाता है। अब वो ब्लड में मिक्स रहेगा तो हमारे ब्लड को भी येलो कलर देगा, हमारे स्किन को भी येलो कलर देगा, है ना? तो हमारी स्किन भी पीली, हमारी आँखें भी पीली, हमारी यूरिन भी पीली, और हमारा ब्लड भी थोड़ा-थोड़ा येलोइश कलर में होने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें डॉक्टर को के पास जाना चाहिए। डॉक्टर तुरंत बता देगा कि भई आपको जॉन्डिस है, आपको पीलिया है, आपको हेपेटाइटिस है। तो ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पहले भी। फिर हम एक आगे चल के लेक्चर लेंगे जो सिर्फ़ बीमारियों के ऊपर होगा, कि जो बेसिक इलनेस होते हैं ना, ये तकरीबन 30 से 40 बीमारियाँ ऐसी हैं, डिज़ीज़ेज़ ऐसी हैं, जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछी जाती हैं, तो हम वे भी करेंगे। ठीक है? अब ये लेक्चर 1 सवा घंटे का हो गया है, पर थोड़ा-सा ही रह रहा है। अब हमारी बारी आती है पैनक्रियाज़ की। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन थी ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर जुजेनम, डुडेनम और इलियम था, है ना? अब जो है, हमने देखा फिर लीवर, अब हम देख रहे हैं पैनक्रियाज़। हम ये क्यों देख रहे हैं? हम सीधा इंटेस्टाइन पे क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि लीवर से बाइल जूस और पैनक्रियाज़ से पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों मिक्स होकर स्मॉल इंटेस्टाइन के जुजेनम वाले पार्ट में जाते हैं। फिर वहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होती है। कंप्लीट डाइजेशन यहाँ जाकर होने लग जाती है। फिर यहाँ पर तो एब्ज़ॉर्प्शन ही होने लग जाती है। ठीक है? तो इसलिए हम लीवर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पैनक्रियाज़ पढ़ रहे हैं। अब लीवर से हम बाइल जूस मिल रहा है, फिर बाइल जूस की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। फिर हमने देखा कि बाइल जूस बनता है कफ़र सेल्स में, जो कहाँ मिलती है? हमारे लीवर में मिलती है ना? फिर बिलिरुबिन, बिलिरुदिन टूटता है, फिर हमने इसके फंक्शंस देखे, फिर हमने हेपेटाइटिस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम देख रहे हैं पैनक्रियाज़ के बारे में। पैनक्रियाज़ सेकंड बिगेस्ट ग्लैंड है। ठीक है? इसी को दूसरा नाम दे रखा है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। कौन-सा जूस? पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्या आया था कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस को। ठीक है? अब पैनक्रियाटिक जूस काम क्या करता है?
ये 3 टाइप के एंजाइम्स रिलीज़ करता है। एक तो हो गया अमाइलेज़ अमाइलेज़, एक हो गया हमारा लाइपेज़ और एक हो गया हमारा ट्रिप्सिन। तो आई गेस इसमें कोई डाउट नहीं होगी। क्या डाउट नहीं होगी कि जो पैनक्रियाज़ है, ये 3 टाइप के एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, अमाइलेज़, लाइपेज़ और ट्रिप्सिन। अमाइलेज़ काम क्या करता है? ये कार्ब्स को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। लाइपेज़ क्या काम करता है? ये फैट को फैटी एसिड में। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में एमिनो एसिड में, ठीक है? तो अभी तुम्हें ये लग रहा होगा कि सर मैं याद कैसे करूँगा, अमाइलेज क्या करता है, लाइपेज क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है? तो देखो उसकी बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक है। जिस भी एंजाइम के पीछे एज आ जाए ना, एएसई एंजाइम के पीछे एज आ जाए, वो काम करेंगे कार्बोहाइड्रेट पे और उनको कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, ठीक है? पर इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जैसे लाइपेज में भी एज आ रहा है, पर वो तो कार्बोहाइड्रेट पे काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है फैट पे। तो इसका एक्सेप्शन क्या होगा? लाइपेज। लाइपेज के अलावा जितने भी एंजाइम हैं जिनके अंदर एज आता है, वो सब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? सिमिलरली जिस भी एंजाइम के पीछे इन आ जाए, इन आई एन जैसे ट्रिप्सिन, वो सब काम करेंगे प्रोटीन पे और उनको कन्वर्ट किस में कर देंगे? एमिनो एसिड में, ठीक है? इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या है? टाइलिन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, टाइलिन सलाइवा में, है ना? ये इसके अंदर इन आ रहा है, पर फिर भी ये प्रोटीन पे काम नहीं करता। ये काम किस पे करता है? कार्बोहाइड्रेट पे करता है। तो ये सारे याद हो जाएंगे। जिसके भी पीछे एज आए वो कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा, जिसके भी पीछे इन आए वो प्रोटीन पे काम करेगा। पर फिर भी दोनों में एक्सेप्शन तो है ही। एक का लाइपेज एक्सेप्शन है, एक का टाइलिन एक्सेप्शन है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी है, डायरेक्ट याद करो, ईजी है। तो फिर अब हमारा खाना है ना, वो उसमें आ गया है। ये जो जूस था हमारा, पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, ये दोनों मिलके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। कौन से पार्ट में आते हैं? डुडेनम वाले पार्ट में, जो सी शेप का होता है। ऐसे होता है ये, जैसे ये हमारा लीवर हो गया, ठीक है? हेपेट, हेपेट है ना इसका साइंटिफिक नेम। यहाँ से एक डक्ट निकलती है, हेपेटिक डक्ट। फिर ये होता है हमारा गॉल ब्लैडर, यहाँ से गॉल ब्लैडर डक्ट। ये था हमारा स्टमक, जे शेप का, ठीक है? जो कि जुड़ा होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर ये दोनों कनेक्ट होके हेपेटिक डक्ट आगे चलती है पैनक्रियाज में। ये होगी हमारी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से रिलीज होती है हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट, वो इंटेस्टाइन में ऐड हो जाती है। तो यहाँ से बाइल जूस बनता है, यहाँ स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस रिलीज होगा, फिर वो पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर जाके मिल जाएगा। सिमी ऑन द अदर हैंड यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, वो इसके अंदर मिल जाता है। फिर ये जो है ना, ये हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट है। इतना सा एरिया क्या है? हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ से बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस का मिक्सचर स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम वाले पार्ट के अंदर जाके मिल जाता है, ठीक है? तो आई गेस इतना सारा आपको समझ में आ गया होगा अभी तक जितना भी बताया मैंने, ठीक है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हमने देखे, डुडेनम, जुजेनम और इलियम। अब डुडेनम वाले पार्ट में मैंने बता दिया, कितना बता दिया? बाइल जूस भी इसी के अंदर आता है और ये पैनक्रियाटिक जूस भी इसी के अंदर आता है। तो यानी कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है इसके अंदर। इलियम वाला पार्ट भी मैंने बता दिया, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन। जुजेनम वाला पार्ट पे आ गए हम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जुजेनम वाला पार्ट होता है ना, जुजेनम, वो क्या काम करता है? देखो इसके अंदर एक ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या काम करता है? ये म्यूकस बनाता है, म्यूकस फॉर्मेशन में हेल्प करता है, म्यूकस बनाता है। म्यूकस क्या काम करता है? हमारे एसिड से बचाता है, एसिड से प्रोटेक्ट करता है हमें म्यूकस। स्टमक में भी तो था म्यूकस, इसीलिए तो स्टमक जलता नहीं था इतने हैवी एसिड होने के बाद भी। क्यों नहीं जलता था? क्योंकि उसके अंदर म्यूकस था। तो हमारे इन इंटेस्टाइन के जुजेनम वाले पार्ट में ब्रूनर्स ग्लैंड होता है जो कि म्यूकस की फॉर्मेशन करता है, ठीक है? इतना ही था जुजेनम का,
ठीक है, फिर हमारा लास्ट पार्ट आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करती है? जैसे हमने कुछ भी खाना खाया, उसके अंदर पानी बच गया, ये थोड़ी ना एब्जॉर्ब हुआ है अभी, ना ये डाइजेस्ट हुआ है। पानी बच गया, कुछ मिनरल्स बच गए, कुछ विटामिन्स भी बच गए। तो इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का काम हमारी लार्ज इंटेस्टाइन करती है। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा इतना जितना मैंने बताया। फिर भी नहीं आया तो थोड़ा एक बार रीकैप कर लेना, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर लेना, मैं सारे डाउट सोल्व कर दूंगा। ठीक है, फिर जो भी खाना डाइजेस्ट होने के बाद बच गया उसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक हमारे लिए वेस्ट है, तो वो हमारे एनस के थ्रू शरीर से बाहर चला जाता है, एनस के थ्रू। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बनता है हमारा वर्मीफर अपेंडिक्स। वर्मीफर अपेंडिक्स और कैकम, ये दोनों जो है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में मिलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में मिलते हैं दोनों, और ये दोनों आजकल वो हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वे होते हैं जो हमारे बॉडी में हैं बट उनका कोई यूज़ नहीं है। तो हमारी इंटेस्टाइन के कौन से वे हैं वर्मीफर ऑर्गन्स इंटेस्टाइन में? देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है कि हमारे इंटेस्टाइन में वेस्टिजियल ऑर्गन्स के नाम बताओ। तो हो गया वर्मीफर अपेंडिक्स, एक हो गया कैकम। इन दोनों का मैंने डिटेल में बता रखा है, अभी लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया है, आप उनको देख लेना, 2-2 मिनट के हैं बस। ठीक है, वर्मीफर अपेंडिक्स और कैकम। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता था, माउथ के बक्कल कैविटी वाले पार्ट में डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, जहां पर स्टार्च डाइजेस्ट होता है सबसे पहले। फिर ईसोफेरेंक्स आता है। ठीक है, फिर ईसोफेगस आती है। फिर खाना जाता है स्टमक में। स्टमक के हमने कुछ पार्ट देखे थे, जैसे HCl, म्यूकस, रेनिन, इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन। फिर खाना आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके भी 3 पार्ट थे, जुजेनम, डुडेनम, इलियम। डुडेनम के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड था, इसके अंदर इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, और जुजेनम के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। किसकी हेल्प से? पेनक्रियाटिक जूस प्लस में बाइल जूस की हेल्प से। फिर खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बचा हुआ खाना, जिसके अंदर से हमारा वाटर, मिनरल और विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं। फिर जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट था वो एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आई गेस इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, और फिर भी अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो यार। ठीक है, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तभी तो पढ़ाई होगी। ठीक है, तो अभी इतना ही, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक दो और वन शॉट रिवीजन लेंगे आपका। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।